दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, अगर जहां बात आती है भारत की, हमारे देश की, वहां पर कुछ मामलों में हम कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत सारी कानूनी अड़चनों के बावजूद भी तहव्वुर राणा जो है वो बहुत बच रहा था, कोशिश कर रहा था कि कानूनी अड़चनें पैदा करके उसका प्रत्यर्पण किसी न किसी तरीके से भारत में ना हो। वहीं पर मोदी ने जब ट्रंप से मुलाकात की तो यह सुनिश्चित कर दिया कि राणा जो है चाहे कितनी भी कानूनी अड़चनों से बच ले, लेकिन एक न एक दिन तो भारत लाया ही जाएगा। और आखिर 26/11 मुंबई के हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा आज भारत में है और एनआईए कोर्ट ने इसे 14 दिन की कस्टडी में भी भेज दिया है। एनआईए हेडक्वार्टर में डीजी समेत 12 स्पेशल अधिकारियों की बैठक के बाद तहव्वुर राणा से पूछताछ भी शुरू हो चुकी है। अमेरिका में तहव्वुर राणा को वर्ष 2013 में अपने दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के साथ मुंबई के हमले को अंजाम देने और डेनमार्क में हमले की योजना बनाने के आरोप में दोषी पाया गया था। इन हमलों में तहव्वुर राणा को अमेरिकी अदालत ने 14 साल की जेल की सजा भी सुना दी। तहव्वुर हुसैन राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ और वहीं उसकी परवरिश भी हुई। मेडिकल डिग्री हासिल करने के बाद वो पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में शामिल हो गई। राणा की पत्नी भी डॉक्टर थी। 1997 में दोनों पति पत्नी कनाडा चले जाते हैं और 2001 में कनाडा के नागरिक बन जाते हैं। साल 2009 में अपनी गिरफ्तारी से कुछ साल पहले राणा ने अमेरिका के शिकागो में एक इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी खोली थी। अदालत ने बताया कि शिकागो में डेविड कोलमैन हेडली के साथ उनकी पुरानी दोस्ती फिर से शुरू हो जाती है। हेडली ने जब मुंबई पर हमले की तैयारी की शुरुआत की तो वे 2006 से 2008 के बीच बार-बार मुंबई आए। बार-बार भारत आने पर किसी को शक न हो, इससे बचने के लिए हेडली ने राणा की ट्रैवल एजेंसी की एक शाखा मुंबई में भी खोल दी। अदालत को यह भी बताया कि राणा पाकिस्तान में सक्रिय चरमपंथी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के इशारे पर ये सारे कार्य कर रहे थे, उन कार्यों को अंजाम भी दे रहे थे। 6 अमेरिकी नागरिक भी मारे गए। अमेरिकी नागरिकोक को मारने में मदद करने सहित 12 आरोपों पर राणा को सजा मिली। अमेरिका जांच एजेंसी FBI ने राणा और हेडली को अक्टूबर 2009 में शिकागो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। FBI का दावा है कि ये दोनों डेनमार्क में चरमपंथी हमला करने के लिए जा रहे थे। उनकी योजना जिलेंस ओस्टेन अखबार के दफ्तर पर हमले की थी। इस अखबार ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ विवादास्पद कार्टून प्रकाशित किए थे। इस गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ के दौरान मुंबई हमलों में इन दोनों के शामिल होने की पुष्टि भी की गई। इस तरह राणा का 2 अलग-अलग साजिशों में शामिल होने के लिए 14 साल जेल की सजा सुनाई गई। मुंबई में उस दिन आखिर हुआ क्या था, आज इस वीडियो में हम यह भी विचार करेंगे। दोस्तों, 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षित और भारी हथियारों से लैस 10 चरमपंथियों ने मुंबई की कई जगहों पर प्रतिष्ठित इमारतों पर हमला कर दिया था। ये 4 दिन तक चला था। मुंबई हमलों में 160 से अधिक लोग मारे गए थे। साल 2008 की 26 नवंबर की वह रात जो मुंबई में गोलियों की आवाज से पूरी मुंबई टहल उठी। हमलावरों ने मुंबई को 2 5 सितारा होटलों, एक अस्पताल, एक रेलवे स्टेशन और एक यहूदी केंद्र को निशाना बनाया था।
शुरू में किसी को अंदाजा ही नहीं था कि इतना बड़ा हमला हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इस हमले के पैमाने और संजीदगी का अनुमान होना शुरू हुआ। 30 नवंबर की रात में ही आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे समेत मुंबई पुलिस के कई आला अधिकारी भी इस हमले में अपनी जान तक गंवा बैठे। लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से शुरू हुआ मौत का ये तांडव ताजमहल होटल में जाकर के खत्म हुआ। लेकिन इस बीच सुरक्षा कर्मियों को 60 से ज्यादा घंटे लग गए। 160 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस कैफे में ज्यादातर विदेशी यात्री आते हैं। विदेशी पर्यटकों के बीच यह कैफे काफी लोकप्रिय है। इससे पहले ही वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, हमलावरों ने जमकर गोलियां चलाई और वहां से निकल पड़े। अधिकारियों के आंकड़ों के मुताबिक लियोपोल्ड कैफे में हुई गोलीबारी में 10 लोगों की जान गई। सबसे ज्यादा आतंक का तांडव इस भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर भी हुआ, जो देश का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है, जिसे हम कहते हैं मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। यहां बड़ी संख्या में रेल यात्री मौजूद थे। हमलावरों ने यहां अंधाधुंध गोलियां चलाई। जांच अधिकारियों की अगर हम माने तो यहां हुई गोलीबारी में अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान भी शामिल थे। बाद में अजमल आमिर कसाब पकड़ा गया, लेकिन इस्माइल खान मारा गया। यहां की गोलीबारी में सबसे ज्यादा यानी कि 58 लोग मारे गए थे। इस हमले में इन्होंने ओबेरॉय होटल, व्यापारिक तबके के बीच जो कि काफी लोकप्रिय है, को भी अपना हमले का निशाना बनाया। इस होटल में हमलावर ढेर सारा गोला बारूद के साथ घुसे थे। माना जाता है कि उस समय उस होटल में 350 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। यहां हमलावरों ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा के जवानों ने यहां दोनों हमलावरों को हालांकि मार दिया। ताजमहल होटल के गुंबद में लगी आग आज लोगों मन मस्तिष्क पर ऐसी छाई हुई है कि जो निकलने का नाम नहीं लेते। जरा सोचिए, जो लोग वहां मौजूद होंगे उन पर आखिर क्या आज भी उनके ब्रेन पर, या मैं कहूं कि साइकोलॉजिकल क्या इंपैक्ट पड़ा होगा। गोलीबारी और धमाकों के बीच मुंबई की आन बान शान कही जाने वाली ताजमहल होटल की आग लोग शायद भी भूल पाए। ये इमारत 105 साल पुरानी है। गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित है। ताजमहल होटल विदेशी पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। यहां से समुद्र का नजारा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। होटल पर जब हमला हुआ तो वहां रात के खाने का समय था और बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा थे। तभी अचानक अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। सरकारी आंकड़ों की माने तो ताजमहल होटल में 31 लोग मारे गए थे और 4 हमलावरों को सुरक्षा कर्मियों ने मार दिया। कामा अस्पताल, जो कि एक चैरिटेबल अस्पताल है, इसका निर्माण एक अमीर व्यापारी ने 1880 में करवाया था। मुंबई पुलिस की अगर हम माने तो 4 हमलावरों ने एक पुलिस वैन को अगवा किया और उसके बाद लगातार गोलियां चलाते रहे। इसी क्रम में वे कामा अस्पताल में भी पहुंच जाते हैं। कामा अस्पताल के बाहर ही मुठभेड़ के दौरान आतंकवाद निरोधक दस्ते के प्रमुख हेमंत करकरे, मुंबई पुलिस के अशोक कामटे और विजय सालस्कर मारे जाते हैं। इसके अलावा हमलावरों ने नरीमन हाउस को भी निशाना बनाया। नरीमन हाउस जवार्ड लुबाविच सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। नरीमन हाउस में भी हमलावरों ने कई लोगों को बंधक बना लिया था। जिस इमारत में हमलावर घुसे थे वह यहूदियों की मदद करने के लिए बनाई गई थी। एक सेंटर है जहां यहूदी पर्यटक अक्सर ठहरते हैं।
इस सेंटर में यहूदी धर्म ग्रंथों की एक बड़ी लाइब्रेरी है, उपासना गृह भी है और यहाँ एनएसजी कमांडो को कार्रवाई करने के लिए हेलीकॉप्टर से बगल वाली इमारत पर भी उतरना पड़ा था। दोस्तों जरा सोचो, ये 26/11 का ये जो तांडव था कितना भयावह रहा होगा। आखिर मैं फिर वापस पुनः अपनी उसी बात पर दोहराऊंगा कि जब भी बात आती है नरेंद्र मोदी की, तो चाहे कहीं पर भी अगर जमीन पर तिरंगा गिरा हुआ है तो उसको उठाकर के जेब में रखने का कार्य भी नरेंद्र मोदी करते हैं। और वहीं पर अगर देश के ऐसे गद्दारों की बात आती है, जो देश में हमारे इतने शांति प्रिय देश में जहां पर मौत का तांडव रचने वाले ऐसे लोगों की बात आती है, तो उन लोगों को भी अमेरिका से प्रत्यर्पित करने के लिए मजबूर, अमेरिका को भी मजबूर कर देते हैं वही है नरेंद्र मोदी। और आज वही तहव्वुर राणा आज हमारे देश में है, एनआईए पूछताछ कर रही है। दोस्तों आगे आने वाले समय में ये तय होगा कि राणा का क्या किया जाए, ये कोर्ट निश्चित करेगा।